नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपनी YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 16 करते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के टॉप 40 प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी मदद करेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा दौलत खां लोधी और राणा सांगा ने। किसने? तो दौलत खां लोधी और राणा सांगा ने। इसकी व्याख्या देखते हैं। बाबर को पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को अपदस्थ करने के लिए भारत पर आक्रमण करने हेतु आमंत्रित किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री के कर्तव्यों ड्यूटी जो प्राइम मिनिस्टर को परिभाषित करता है? यह कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है? यह अनुच्छेद 78 जो है परिभाषित करता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 78 भारत के प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है, जिसके तहत वह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के फैसलों और प्रशासन से संबंधित जानकारी देता है। अगला प्रश्न है, चिनूक नामक स्थानीय पवनें किस पर्वत श्रृंखला की ढलान पर चलती है? तो चिनूक नामक स्थानीय पवनें जो हैं यह कहाँ पर चलती है? यह रॉकी पर्वत श्रृंखला पे चलती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। चिनूक गर्म और शुष्क हवाएं हैं जो उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत की पूर्वी ढलानों पर चलती है। इन्हें स्नो ईस्टर भी कहा जाता है। चिनूक को स्नो ईस्टर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट किस आर्थिक सिद्धांत से संबंधित है? तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है यह आपूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स से संबंधित है। इसकी व्याख्या देखते हैं। ट्रिकल डाउन इफेक्ट यह बताता है कि अमीरों और व्यवसायियों को दी गई कर कटौती और वित्तीय लाभ अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष अर्थशास्त्र के माध्यम से गरीबों तक पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार में कितने रुपये की नगद राशि प्रदान की जाती है? तो भारत रत्न पुरस्कार में कोई भी नगद राशि जो है वह नहीं प्रदान की जाती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, में कोई नगद राशि प्रदान नहीं की जाती है। इसके साथ एक पदक और राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत के क्षरण के लिए किस गैस को मुख्य रूप से जिम्मेदार माना जाता है? तो ओजोन परत के क्षरण के लिए CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन को मुख्य रूप से जिम्मेदार माना जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे शक्तिशाली ओजोन क्षयकारी पदार्थ है, जिनके कारण समताप मंडल में ओजोन परत का क्षय होता है। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में दीवान ए विजारत विभाग किससे संबंधित था? तो दीवान ए विजारत जो था यह वित्त और राजस्व से संबंधित था। किससे? तो वित्त और राजस्व से संबंधित था। इसकी व्याख्या देखते हैं। दीवान ए विजारत सल्तनत काल के दौरान वित्त और राजस्व विभाग था, जिसका प्रमुख वजीर होता था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान में
गणतंत्र की जो अवधारणा है यह फ्रांस से ली गई। कहां से? तो फ्रांस से ली गई है। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित गणतंत्र, जहां राज्य का प्रमुख वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है, की अवधारणा जो है फ्रांस से ली गई है। अगला प्रश्न है, भूटान की सीमा भारत के किन राज्यों से लगती है? तो भूटान की जो सीमा है वह सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। किससे? तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये जो 4 राज्य हैं वो भूटान की सीमा के साथ अपनी सीमा साझा करती है। अगला प्रश्न है, नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? तो नाबार्ड का पूर्ण रूप है नेशनल फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या है? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी व्याख्या देखते हैं। नाबार्ड का पूर्ण रूप नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, जिसकी स्थापना है 1982 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 ईस्वी में शुरू हुई थी। कब? तो 1961 ईस्वी में शुरू हुई थी। अर्जुन पुरस्कार जो है ये खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है और इसकी शुरुआत भारत सरकार द्वारा 1961 ईस्वी में शुरू की गई। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA का अध्यक्ष कौन होता है? तो NDMA का अध्यक्ष जो होता है वह प्रधानमंत्री होता है। कौन? तो प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के काल में नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? तो हर्षवर्धन के समय में नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति जो था वह शीलभद्र था। कौन था? तो शीलभद्र था। चीनी यात्री वेनसांग के अनुसार राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति शीलभद्र थे। कौन थे? तो शीलभद्र थे। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अधिकतम कितनी बार स्थगन प्रस्ताव एडजर्नमेंट मोशन पेश किया जा सकता है? यह कितनी बार पेश किया जा सकता है? यानी किसी भी दिन केवल एक बार। कब? तो किसी भी दिन केवल एक बार ही स्थगन प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। स्थगन प्रस्ताव एक असाधारण उपकरण है जो लोक महत्व के एक निश्चित हालिया और अत्यावश्यक मामलों पर चर्चा के लिए सदन का सामान्य कार्य बाधित करता है। यह किसी भी दिन केवल एक बार पेश किया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान जो है यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया में स्थित सबसे बड़ा रेगिस्तान है। क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगला प्रश्न है, सर्विस टैक्स यानी सेवा कर का स्थान भारत में किस कर ने लिया? तो यह किस कर ने लिया? तो वस्तु एवं सेवा कर यानी GST ने लिया। GST ने भारत में सेवा कर सहित कई अप्रत्यक्ष केंद्रीय और राज्य करों को समाहित कर लिया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान NIRD कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है यह हैदराबाद में स्थित है। कहाँ? तो हैदराबाद में स्थित है। इसकी व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। अगला प्रश्न है, जैव कार्बन का सबसे बड़ा भंडार किसमें पाया जाता है? तो जैव कार्बन का सबसे बड़ा भंडार जो है
वह मिट्टी में पाया जाता है। किसमें? तो मिट्टी में पाया जाता है। वैश्विक स्तर पर कार्बन का सबसे बड़ा जैविक भंडार मिट्टी में पाया जाता है, जो महासागरों और बायोगैस की तुलना में अधिक कार्बन धारण करती है। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कान-ए-चहलगानी क्या था? तो तुर्कान-ए-चहलगानी जो था, ये 40 तुर्की गुलाम अमीरों का एक समूह था। क्या था? तो 40 तुर्की गुलाम अमीरों का एक समूह था। तुर्कान-ए-चहलगानी 40 तुर्की गुलाम अमीरों का समूह था, जिसे इल्तुतमिश ने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए गठित किया था, जिसे बलबन ने समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के मनोनयन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन की जो प्रक्रिया है, यह आयरलैंड से ली गई है। किसके कहां से? तो आयरलैंड से ली गई है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनयन की प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से ली गई। कहां से? तो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में बहने वाली गंगा नदी किस प्रवाह के अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज पैटर्न का उदाहरण है? तो यह किसका उदाहरण है? यह वृक्षाकार यानी कि डेंड्रिक का उदाहरण है। इसकी व्याख्या देखते हैं। गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा उत्तरी भारत के मैदानों में बनाया गया अपवाह तंत्र जो है, एक वृक्षाकार यानी शाखाओं वाले पेड़ जैसा पैटर्न है। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन को मापने का मुख्य आधार क्या है? तो इन्फ्लेशन मापने का जो मुख्य आधार है वह क्या है? तो वह है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है वो इन्फ्लेशन मापने का मुख्य आधार है। वर्तमान में आरबीआई मौद्रिक नीति बनाने और मुद्रास्फीति को लक्षित करने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई को मुख्य आधार मानता है। अगला प्रश्न है, कथक नामक शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध मुख्य रूप से भारत के किस भाग से है? तो कथक का जो संबंध है यह है कहां से? तो यह है उत्तर भारत से। कहां से? तो उत्तर भारत से है। कथक शास्त्रीय नृत्य का संबंध मुख्यतः उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत से है। कहां से? तो उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत से है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इन्वायरमेंटल या इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भारत में किस वर्ष पारित किया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो भारत में 1986 में पारित किया गया था। कब? 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में भोपाल गैस त्रासदी के पृष्ठभूमि में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रेडियो यानी अंडरग्राउंड रेडियो का संचालन किसने किया था? तो भूमिगत रेडियो का संचालन उषा मेहता के द्वारा किया गया था। उषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उन्होंने अन्य नेताओं के साथ मिलकर भूमिगत रेडियो का गुप्त रूप से संचालन किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यपाल के पद की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो राज्यपाल के पद की न्यूनतम आयु जो है वह 35 वर्ष निर्धारित की गई। कितना? तो 35 वर्ष निर्धारित की गई है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की तरह राज्यपाल के पद के लिए भी न्यूनतम आयु कितना है? तो 35 वर्ष निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तुलबुल परियोजना जो है यह झेलम नदी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना, जिसे वुलर बैराज भी कहते हैं, झेलम नदी पर स्थित है, जिसका उपयोग नदी के जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।
अगला प्रश्न है कोर इंडस्ट्रीज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कोर इंडस्ट्रीज का मुख्य उद्देश्य है अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के विकास को प्रेरित करना। क्या है? तो अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के विकास को प्रेरित करना। कोर इंडस्ट्री 8 उद्योग बुनियादी ढांचे के क्षेत्र हैं जिनका उत्पादन अन्य उद्योगों को प्रभावित करता है, इसलिए वे अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के विकास को प्रेरित करते हैं। अगला प्रश्न है विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व हाथी दिवस जो है यह 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष 12 अगस्त को हाथियों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है ईंधन सेल यानी फ्यूल सेल में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो फ्यूल सेल में ऊर्जा जो है वह विद्युत ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होती है। ईंधन एक सेल रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह एक बैटरी की तरह काम करता है, लेकिन इसे बाहरी ईंधन जैसे हाइड्रोकार्बन से भरा जाता है। अगला प्रश्न है मुगल सम्राट यानी अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट जो था वह बहादुर शाह द्वितीय था, जिसको जफर के नाम से भी जाना जाता था। इसको अपना देश में 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुआ दफन के लिए। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था जिसे 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने रंगून यानी म्यांमार में निर्वासित कर दिया था और वहीं पर इसकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो होता है वह कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, यानी कि जो भी पहले हो। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, यानी कि जो भी पहले होता है उसी में वो रिटायरमेंट कर जाते हैं। अगला प्रश्न है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में स्थित है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है यह कहाँ स्थित है? यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के समांतर फैली हुई एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। अगला प्रश्न है रेपो दर के संबंध में रेपो का पूर्ण रूप क्या है? रेपो का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका है रीपरचेज ऑप्शन। क्या है? तो रीपरचेज ऑप्शन। रीपरचेज ऑप्शन रेपो का पूर्ण रूप है और यह वह समझौता है जिसके तहत आरबीआई को एक निश्चित दर पर प्रतिभूतियां बेचने और बाद में उन्हें पूर्व निर्धारित मूल्य पर वापस खरीदने का वादा करता है। अगला प्रश्न है अ पैसेज टू इंडिया नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो अ पैसेज टू इंडिया नामक उपन्यास के लेखक जो हैं वह E.M. फोस्टर है। कौन? तो E.M. फोस्टर है। E.M. फोस्टर द्वारा लिखित यह उपन्यास ब्रिटिश राज के दौरान भारत की सामाजिक और राजनीतिक जटिलताओं को दर्शाता है। अगला प्रश्न है टाइगर रिजर्व में बफर जोन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो बफर जोन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो संरक्षण और मानव गतिविधि को सह-अस्तित्व में लाना। क्या? तो संरक्षण और मानव गतिविधि को सह-अस्तित्व में लाना। बफर जोन कोर क्षेत्र को घेरता है और यह क्षेत्र संरक्षण को समर्थन देने वाली मानव गतिविधियों जैसे सीमित पर्यटन अनुसंधान की अनुमति देता है। अगला प्रश्न है खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था? तो खजुराहो के मंदिर का निर्माण जो है
यह चंदेल राजवंश के शासकों ने किया था। मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल राजवंश के शासकों ने 1950 से 1050 ईस्वी के बीच करवाया था। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? यह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा यानी हाउस ऑफ द पीपल के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका और एशिया को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो उत्तरी अमेरिका और एशिया को अलग करने वाली जल संधि जो है वह है बेरिंग जल संधि। कौन? तो बेरिंग जल संधि है, जो कि अलास्का रीजन में है। अगला प्रश्न है, बेरिंग जल संधि अलास्का यानी उत्तरी अमेरिका और रूस यानी एशिया को अलग करती है तथा बेरिंग सागर को चुक्की सागर से जोड़ती है। क्या करती है? तो बेरिंग जल संधि जो है वह बेरिंग सागर को चुक्की सागर से जोड़ती है। लास्ट प्रश्न है, मेघदूतम नामक प्रसिद्ध काव्य की रचना किसने की? तो मेघदूतम नामक प्रसिद्ध काव्य की रचना जो है वो कालिदास के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? तो कालिदास के द्वारा। मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम दोनों जो है ये महाकवि कालिदास की रचना है। दोस्तों, ये वीडियो आप सबको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो लोग भी चैनल में नए हैं वो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का आपको अगर PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप @झारशिक्षा8271 से जाके आप इसे ले सकते हैं और अपने एग्जाम के समय पर इसको आराम से रिवीजन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार।